हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 5G स्टडी। 5G स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और हम जो है लुसेंट का नेक्स्ट पेज पढ़ने वाले हैं, तो चलिए पढ़ेंगे अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, जो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी उत्खननकर्ता एवं जो वर्तमान स्थिति उनकी थी, वहाँ तक हमने अभी पढ़ लिया था। उसके बाद पढ़ते हैं, चलिए। उसके बाद जो सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। ठीक है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। जो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुआ शब्द का अभिप्राय किससे है, तो सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का जो संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन जो था वणिक वर्ग के हाथों में ही था। उसके बाद पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। उसके बाद सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के विशेष अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है। तो स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। जो स्वास्तिक चिन्ह है वह किस सभ्यता की देन है, तो हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। तो सूर्य उपासना का अनुमान इससे लगाया जाता है। ठीक है। लेकिन सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़वाड़ा सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। सिंधु सभ्यता में पशुओं में जो कुबड़वाड़ा सांड होता था वह विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियां यानी कि जो मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से, मृण मूर्तियों का मतलब मिट्टी से है, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सेंधव समाज मातृ सत्तात्मक था। ठीक है। सेंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। जो सेंधववासी थे वे सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठीक है। मनोरंजन के लिए सेंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वह काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उस समय जो तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था। जो कालीबंगन था वह एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर यानी कि सामान्य लोगों के रहने हेतु जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। उसके बाद पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सेंधव सभ्यता में प्रचलित थी। तो सेंधव सभ्यता में पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। ठीक है। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली है। तो जो लोथल एवं कालीबंगा है उसमें युग्म समाधियां मिली हैं। सेंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। जो सेंधव सभ्यता के विनाश का जो सबसे प्रभावी कारण था वह क्या था, बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है। आग में जो पकी हुई मिट्टी होती थी उसमें उसे क्या कहा जाता है, तो टेराकोटा कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए टेराकोटा शब्द का संबंध किससे है, तो आग में जो पकी हुई ईंटें होती हैं उसका संबंध किससे है, टेराकोटा से। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद वैदिक सभ्यता। तो वैदिक काल का विभाजन 2 भागों, ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईस्वी 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब जो वैदिक सभ्यता है, तो वैदिक सभ्यता में वैदिक काल जो है, वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में हुआ है। ऋग्वैदिक काल तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। ठीक है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। पूछ लिया जाए कि आर्य जो थे सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। जो मैक्स मूलर था उसने आर्यों का मूल निवास स्थान तो मध्य एशिया को माना है।
आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। जो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता थी वह वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। और यह कैसी सभ्यता थी? यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा कैसी थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ठीक है। और आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। जो आर्य शब्द होता है वह किसे इंगित करता है? तो भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था। आर्यों का जो प्रशासनिक इकाई है वह आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था। कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र। कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र। ग्राम की मुखिया ग्रामीणी, ग्राम की मुखिया ग्रामीणी, विश्व का प्रधान विश्वपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। ठीक है। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। जो राज्य अधिकारी थे उनमें पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र जो थे उदार पुरोहित थे। सूत, रत्कार व कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या सहित राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। सूत, रत्कार व कम्मादी नामक अधिकारी जो थे रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करती थी। पुरुष यानी कि दुर्गपति एवं स्पर्श यानी कि जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति जो था गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उसके बाद उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। जो उग्र समूह था, उग्र जो नाम था वह उसका मतलब क्या था? अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ठीक है। भागदू राजस्व कर एकत्रित करने वाले अधिकारी थे। तो जो भागदू शब्द है वो किससे रिलेटेड था? राजस्व कर एकत्रित करने वाले अधिकारी से। ठीक है। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। जो सभा एवं समिति थी वह राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। और जो स्त्रियां थी वह सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशराज के युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। दशराज के युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुषणी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। जो ऋग्वैदिक समाज था वह 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। अब जो यह विभाजन था वह किस पर आधारित था? तो व्यवसाय पर आधारित था। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलुप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। ठीक है। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी कि देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, शिप्ता, आर्पला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने यज्ञवाल्के को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांत पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णीश। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। और जो अंदर जो कपड़ा पहना जाता था उसे नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़ एवं दूध कीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। जो महर्षि कणाद थे उन्हें भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। इसके बाद जो बॉक्स में है, सिंधु काल में विदेशी व्यापार, तो आयातित वस्तु में तो जो तांबा है, तांबा आयातित वस्तु कौन से प्रदेश करते थे? तो खेदड़ी, बलूचिस्तान और ओमान। चांदी अफगानिस्तान, ईरान। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान। टिन अफगानिस्तान, ईरान। बॉम्बे सौराष्ट्र, लाजवर्त मेसोपोटामिया। शीशा ईरान। दिशा उत्तर वैदिक शब्द, जो पूर्व दिशा है उसका उत्तर वैदिक शब्द यानी कि प्राची, उसे प्राची भी कहा जाता था। पश्चिम यानी कि प्रतीची, उत्तर वैदिक शब्द में उसे प्रतीची कहा जाता था। उत्तर को जो है उदीची कहा जाता था। मध्य, दक्षिण यानी कि
इसमें दिया नहीं गया है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, महापुराणों की संख्या 18 है, वेदांग की संख्या 6 है। चार्वाक प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक चार्वाक, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जो थे जैमिनी थे, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण थे और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक जो है महर्षि कणाद थे। इसके बाद नेक्स्ट पेज जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।